सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीआरएम के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं उन्हें क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टाफ ऑफ कंपनी हु मेंटेन्स सॉफ्टवेयर सिस्टम इज गिवन डैश ट्रेनिंग। मतलब कि सॉफ्टवेयर सिस्टम का रखरखाव करने वाली कंपनी के कर्मचारियों को किसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। दैट मीन्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है इनिशियल यूज़र ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेन दी ट्रेनर एंड ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग एंड डी है रिमेंडियल ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कस्टमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेस द सीआरएम सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि अनुकूलन सीआरएम इज अ सॉल्यूशन की एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है आपको ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट है, इसके ऑप्शन है प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी है बाइंग, ऑप्शन नंबर सी है फाइन ट्यूनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटीग्रेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइन ट्यूनिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैश जनरेशन इज डन आफ्टर प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के बाद डैश वीडियो का काम होता है। मतलब कि पहले प्रोटोटाइप होता है, उसके बाद कौन सा काम होता है। तो प्रोटोटाइप दैट मीन्स कि किसी भी सॉफ्टवेयर का एक डमी डिज़ाइन, नॉट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट टाइप से कुछ डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसे प्रोटोटाइप कहते हैं। तो उस प्रोटोटाइप की डिज़ाइन होने के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप आता है। तो उसके ऑप्शंस देखिए, रिपोर्ट करना, प्रपोजल तैयार करना, बिलिंग करना या फिर प्लान तैयार करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रपोजल, मतलब कि प्रस्ताव देना। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश आउटलाइन द इंटरेक्शन बिटवीन अ यूज़र एंड एन एप्लीकेशन। मतलब कि एक यूज़र और एक एप्लीकेशन के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है, उसकी रूपरेखा कौन तैयार करता है। तो मतलब कि उसको उस रूपरेखा को क्या कहा जाता है, उस आउटलाइन को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है यूज़ केसेस, ऑप्शन नंबर बी है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेक्ट यूज़र ट्रेनिंग प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूज़ केसेस। दैट मीन्स कि केस का प्रयोग करें। नेक्स्ट है डैश इज द इनपुट टू द स्कोपिंग एंड प्रियोरिटाइजिंग स्टेज ऑफ सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन। सीआरएम के इम्प्लीमेंटेशन के दायरे और प्रियोरिटाइजेशन के जो स्टेप्स हैं उसका इनपुट क्या है। मतलब किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए फर्स्ट इनपुट देना होता है। तो आपको बताना है कि इस वक्त सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्रायोरिटी स्टेज है उस पर इनपुट के तौर पर क्या दिया जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं, स्कोप स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट लिस्ट, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या फिर बिजनेस प्लान्स। इनमें से इन चारों में से क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन है या फिर सीआरएम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किस पे चलती है, रिक्वायरमेंट पर। तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, ये ऐसा इनपुट लिया जाता है, फिर उस पर काम करके प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिक्वायरमेंट लिस्ट ऑफ अ कस्टमर। सॉरी, ये और नेक्स्ट है आवश्यकता सूची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कशन आर हेल्ड विद ऑल द डैश ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जब भी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा किया जाता है तो उस दौरान कंपनी के सभी डैश के साथ चर्चा की जाती है। माना हमने कस्टमर की जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट उसको गैदर कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब रिक्वायरमेंट गैदर होगी तो हम कोई भी कंपनी का जो भी ओनर है वो किसके साथ डिस्कस करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है किसके साथ करेगा। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं, टेक्निकल स्टाफ के साथ डिस्कस करेगा या फिर मैनेजर के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सेल्स पर्सन के साथ, या फिर स्टेक होल्डर के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करते हैं। कि किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसके जितने शेयर ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, तब वो काम असाइन करते हैं। जो भी सेल्स टीम है, मैनेजमेंट टीम है, जो भी
एडवर्टाइजिंग टीम है, मार्केटिंग टीम है, सबको वर्क असाइन किया जाता है। कब? जब प्रोडक्ट डिसाइड हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है फॉर द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन वेब enabled CTI interaction with customer is through the dash। वेब सक्षम CTI में ग्राहकों के साथ बातचीत के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सर्वर, ऑप्शन नंबर बी है टेलीफोन स्विच, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट एंड ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर। तो अब इंटरेक्शन और क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है वेब के थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। ऑनलाइन कोई भी वर्क करने के लिए ऑब्वियसली बात है इंटरनेट इज मस्ट। विदाउट इंटरनेट यू कांट डू एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज द API फॉर मीडिया बाइंडिंग इन CTI। तो आपको बताना है कि जो CTI में मीडिया बाइंडिंग के लिए API क्या है। तो API यहाँ पर क्या होता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा API यूज़ किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है TAPI, ऑप्शन नंबर बी है TSAPI, ऑप्शन नंबर सी है JTAPI और ऑप्शन नंबर डी है MTAPI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, JTAPI। ये क्या है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। देखिए JTAPI क्या है? तो जावा टेलीफोनी API, जिसका जो सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है? टेलीफोनिक कॉल कंट्रोल को। इट इज़ एन एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट डिज़ाइन टू स्केल फॉर द यूज इन रेंज ऑफ डोमेन फ्रॉम फर्स्ट पार्टी कॉल कंट्रोल इन अ कस्टमर डिज़ाइन डिवाइस टू थर्ड पार्टी कंट्रोल। दैट मीन्स कि आपने कॉल सेंटर जैसा कुछ सुना होगा, जिसमें एक साथ मल्टीपल कॉल भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। एक सिंपल से बात करते हैं, आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बात की होगी कभी मे भी अपने मोबाइल पर। तो ये जो थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी दैट मीन्स कि आप सेकेंड पार्टी जिससे आप बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कोई और। तो मल्टीपल कनेक्शन को एक ही जगह पे कनेक्ट करके कम्युनिकेट करने को कहते हैं। मतलब कम्युनिकेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जो टेलीफोनी टेक्निक यूज़ की जाती है, उसे कहते हैं JTAPI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जावा टेलीफोनी API। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज़ अ काइंड ऑफ स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन। इट ट्रांसलेट स्टैंडर्ड लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू स्पीच। मतलब कि यह एक तरह की स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन है जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का जो है क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। जिसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर बी है होस्टेड FAQ सर्विस, ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट टू स्पीच एंड ऑप्शन नंबर डी है IVR एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसके नाम से पता चलता है जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करे, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट टू स्पीच। ये क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच आर द फॉलोइंग रिस्पॉन्स मीडिया प्रोवाइड्स द 3 डिफरेंट सर्विस मॉडल्स ऑफ इमीडिएट असिस्टेंट, डिफर्ड असिस्टेंट एंड इंगेजिंग विद द कंपनी वाया सेल्फ सर्विस। मतलब कि जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया मीडिया स्वयं सेवा के माध्यम से कंपनी के साथ तत्काल सहायता, अस्थगित सहायता और संलग्न के तीन अलग अलग सेवा मॉडल प्रदान करते हैं। तो इसमें कौन सा है जो इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स करता है विदाउट एनी लेट, है ना। तो आप बताइए इसमें से कौन सा जो इमीडिएट इंस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है। तो फर्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर ए है ईमेल, ऑप्शन नंबर बी है कॉल सेंटर, ऑप्शन नंबर बी है SMS, ऑप्शन नंबर डी है वेबसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कॉल सेंटर। ठीक है, जो 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन डैश डिवाइस कनेक्ट डायरेक्टली एंड सिंक्रोनाइज विद देयर ओनर्स डेटा ऑन अ PC। मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जो सीधे कनेक्ट होता है और
पीसी पर अपने ओनर्स के डेटा के साथ सिंक्रोनाइज होता है। तो आपको बताने किस टाइप का सिंक्रोनाइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन है, ऑप्शन नंबर बी है वेब बेस्ड पोर्टल सिंक्रोनाइजेशन है, ऑप्शन नंबर सी है इंटरप्राइज स्पेस सिंक्रोनाइजेशन है, ऑप्शन नंबर डी है डॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन। किसी भी डिवाइस को रन होने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है ताकि वो सिंकिंग कर सके आपके जो भी हार्डवेयर सिस्टम है उसके साथ जो भी सॉफ्टवेयर उस पर वर्क करने वाला है वो सिंकिंग हो सके, सिंक्रोनाइज हो सके। तो इसके लिए क्या होगा? सॉफ्टवेयर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है which among the following is a major part of application and technique that help in gathering, storing, analyzing and accessing the data। किसी भी डेटा को क्या कहते हैं? स्टोर करने के लिए, गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, फिर एक्सेस करने के लिए किस टेक्निक या फिर एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस एनालिटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है डेटा विजुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है डेटा माइनिंग, ऑप्शन नंबर डी है वर्चुअल रियलिटी। तो अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? एनालाइजिंग करने की। तो ऑब्वियस सी बात है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिजनेस एनालिटिक्स, व्यापार विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 13 है विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू ट्रैक एंड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट इज एन इंडिविजुअल मैनर्स। मतलब कि इसमें जो भी कुछ भी है निम्नलिखित में से किसी व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों को ट्रैक करने और रिस्पॉन्स देने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है पर्सनलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर सी है इनबाउंड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी है आउटबाउंड मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर इंडिविजुअल की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्सनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है एन एफिशिएंट सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम मस्ट। तो आपको चूज़ करना है कि विच वन इज़ अ रॉन्ग, चूज़ द फॉल्स ऑप्शन, इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है सपोर्ट लार्ज स्केल फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है इसका मतलब होता है बड़े पैमाने पर किसी एरिया के इम्प्लीमेंटेशन का क्या करना, सपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी है गिवन फ्लेक्सिबल सपोर्ट फॉर द सर्वर डेटाबेस, सर्वर डेटाबेस के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी है बी डिपेंडेंट ऑन द डेटाबेस, इन डेटाबेस पर निर्भर रहना। ऑप्शन नंबर डी है इजी टू यूज़, मतलब कि यूज़ करने में आसान होना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी डिपेंडेंट ऑन द डेटाबेस। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी एफिशिएंट सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है तो उसमें ये तीन चीज़ें होंगी। वो क्या कहते हैं? सपोर्ट करेगा लार्ज स्केल फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी फील्ड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहे इसका साइज कुछ भी हो उसको सपोर्ट करेगा। और यह क्या है? एक फ्लेक्सिबिलिटी पर सपोर्ट करेगा, किस पे? सर्वर डेटाबेस पर। ये इजी टू यूज़ होगा, एवरीथिंग इज़ एफिशिएंट दैट मेक इजी टू यूज़। लेकिन डेटाबेस पे डिपेंडेंट होगा, ऐसा इज़ नॉट कंपल्सरी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डेटाबेस पर निर्भर रहता है, तो ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लिंक टू द ऑर्डर मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑर्डर मैनेजमेंट से जुड़ा है? तो कौन सा है देखिए। तो इस ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग बाय इजीली ट्रैकिंग सेल्स पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर बी है मेंटेन ऑडिट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, ऑप्शन नंबर सी है एसोसिएट अपॉर्चुनिटी डेटा रिकॉर्ड विथ परचेस डिसीजन, ऑप्शन नंबर डी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अकाउंट डेटा। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? ऑप्शन इज लिंक टू द ऑर्डर मैनेजमेंट। तो ऑर्डर के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर मैनेजमेंट ओनली सेल पे नहीं और भी डिफरेंट चीज़ों पे वर्क करता है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम? OMS कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो क्या होता है? एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एन टूल और प्लेटफॉर्म। ये सिस्टम किस टाइप का होता है? या तो इसे आप टूल कहिए या फिर एक प्लेटफॉर्म कहिए जो ट्रैक सेल्स, ऑर्डर, इन्वेंट्री एंड फुलफिलमेंट एज वेल एज इनेबल द पीपल, प्रोसेस एंड पार्टनरशिप नेसेसरी
फॉर प्रोडक्ट टू फाइंड देयर वे टू कस्टमर हु बॉट देम। या फिर जिस कस्टमर ने जो भी सर्विसेज आपसे बाय करी है, जो भी प्रोडक्ट आपसे परचेज करा है, उसको एक वे प्रोवाइड करता है। कौन? OMS, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो किस किस चीज़ों को देखता है? सेल्स को देखता है, ऑर्डर को देखता है, इन्वेंट्री को देखता है, और ये सारी रिक्वायरमेंट को क्या करता है? फुलफिल करता है जिस कस्टमर ने आपसे जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेस करी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर द फॉलोइंग फीचर ऑफ SFA हेल्प्स टू इंटीग्रेट फिनेंशियल फंक्शनैलिटी ऑफ अ बैक एंड फ्रंट ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो SFA निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी संगठन के बैक और फ्रंट ऑफिस की वित्तीय कार्य क्षमता को एकीकृत करने में मदद करती है? दैट मीन्स की जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है उसको इंटीग्रेट करने में मदद करती है, ये बताना है आपको। तो इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी है अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी है एसेट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी है डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट बेनिफिट ऑफ SFA। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प SFA का सही लाभ है? यानी SFA से किस टाइप का बेनिफिट होता है आपको ये बताना है, जो भी ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीजेस ट्रेडिंग एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स कि व्यापार को घटाता है और प्रशासन बढ़ाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी है हेल्प्स टू क्लोज अग्रीमेंट स्लोअर, समझौते को धीमा करने में मदद करता है। नहीं। ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइड्स रियल टाइम विजिबिलिटी इनटू सेल्स, बिक्री में वास्तविक समय दृश्यता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी है हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट कंसिस्टेंट सेल्स प्रोसेस अक्रॉस डिपार्टमेंट ओनली। तो नहीं, ऑल आर नेगेटिव सेंटेंस, ओनली वन थिंग इज राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड रियल टाइम विजिबिलिटी इनटू सेल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है द डैश ऑफ CRM डील विथ कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज एंड देयर कस्टमर। तो कौन सा CRM है आपको बताना है जो कंपनी और उसके कस्टमर्स के बीच में कम्युनिकेशन को रिलेट करता है। तो देखिए इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कोलैबोरेटिव फीचर, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशनल फीचर, ऑप्शन नंबर सी है एनालिटिकल फीचर एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑटोमेशन फीचर। यहाँ पर बात किसी की जा रही है, कंपनी और उसके कस्टमर की बात की जाए तो उनके बीच में एक मतलब कि एक कंबाइन थिंग बनाना, दैट मीन्स कि कोलैबोरेटिव टाइप से कुछ ऐसा बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोलैबोरेटिव फीचर। क्वेश्चन नंबर 19 है इन डैश एक्टिव मैनेजमेंट एंड असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टेक प्लेस। तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का सक्रिय प्रबंधन और मूल्यांकन क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंस फेज, ऑप्शन नंबर बी है वैल्यू क्रिएशन फेज, ऑप्शन नंबर सी है इंटीग्रेशन फेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनिशियल फेज। तो यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेशन फेज। इंटीग्रेशन दैट मीन्स होता है कंबाइन टू मैनी थिंग्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस को क्या किया जा रहा है? असेसमेंट किया जा रहा है, और इसकी जो भी मैनेजमेंट है उसको क्या है? एक्टिव मैनेजमेंट एंड असेसमेंट को क्या किया जा रहा है? इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो इसके लिए होगा इंटीग्रेशन फेज। ये कौन सा फेज है? इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कि एकीकरण फेज है। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप एंड इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरेक्शन। मार्केटिंग इंटरेक्शन के परिणामों को विकसित करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यानी किसके ज़रिए ये काम को किया जा सकता है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है कैंपेन मैनेजमेंट टूल, ऑप्शन नंबर बी है इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी है एनालिटिकल टूल्स, ऑप्शन नंबर डी है डेटा वेयरहाउस। तो ऑब्वियसली बात, जब मार्केटिंग की बात की जाए तो हम यहाँ पर हमेशा कैंपेन की बात अपने दिमाग में सोचेंगे, ऐसा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कैंपेन मैनेजमेंट टूल। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इन द वैल्यू चेन।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल्य श्रृंखला में बाहरी स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशन मैनेजमेंट इंक्लूड किए जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जब भी किसी भी चीज़ को इंक्लूड करने की बात की जाएगी तो आपको बस कोलैबोरेटिव वर्ड ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसके ऑप्शन है एनालिटिकल CRM, ECRM, कोलैबोरेटिव CRM, EAI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलैबोरेटिव CRM। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑल्दो डैश was developed as a Linux program, it is compatible with Windows। मतलब कि उसे Linux प्रोग्राम के रूप में विकसित किया गया, लेकिन अभी वो किसके साथ वर्क कर रहा है? तो विंडोज़ के साथ वर्क कर रहा है। मतलब कि डिज़ाइन किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे किया गया और वर्क अभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। बोथ आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो ऐसा कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा टूल है, भी टेक्निक है, ऐसा क्या चीज़ है वो? तो देखिए, इसकी ऑप्शन नंबर ए है टेलीमेशन, ऑप्शन नंबर बी है सैप, ऑप्शन नंबर सी है ओरेकल, ऑप्शन नंबर डी है पीपलसॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेलीमेशन। टेलीमेशन क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो टेलीमेशन वाज अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट फॉर टेलीविज़न इंडस्ट्री। टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सके, इसलिए इसको इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है। इसमें पोस्ट प्रोडक्शन एंड फिल्म इंडस्ट्री ये सब कुछ शामिल होते हैं। टेलीमेशन स्टार्टेड विद अ लाइन ऑफ बैक एंड वाइट वीडियो इक्विपमेंट एंड लेटर मैन्युफैक्चर कलर वीडियो प्रोडक्ट। पहले ब्लैक एंड वाइट पे वर्क करता है, मतलब कि इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो पहले ब्लैक एंड वाइट पे बनता है, फिर बाद में उसमें कलर ऐड किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू डैश CRM इज एन इटरेटिव प्रोसेस दैट टर्न्स कस्टमर इन्फॉर्मेशन इनटू पॉजिटिव कस्टमर रिलेशंस। तो किसके अनुसार CRM एक इसका क्या मतलब होगा? इटरेटिव। हाँ, इटरेटिव प्रोसेस है जो ग्राहक की जानकारी को सकारात्मक कस्टमर संबंधों में बदल देती है। ऐसा किसने कहा? ये किसकी थियरी है, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं रोनाल्ड एस स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है स्टैनले ए ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी है क्रिस टॉडमैन, ऑप्शन नंबर डी है गार्टनर ग्रुप। तो किसने ऐसा कहा कि CRM एक इटरेटिव प्रोसेस है जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन में बदल देता है? मतलब कि मार्केटिंग टीम क्या है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेके आई, फिर सेल्स टीम ने उसे क्या किया, कस्टमर में अपने वैल्यूएबल कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा किसकी थियरी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड एस स्विफ्ट, इन्होंने कहा था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन CRM डेटाबेस मैनेजमेंट बोथ फैक्टर एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस आर विच टाइप ऑफ टेक्निक। आपको बताना है कि जो CRM डेटाबेस मैनेजमेंट में उसमें फैक्टर और क्लस्टर जो एनालिसिस है, ये किस प्रकार की टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसके देखिए ऑप्शंस क्या हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक है, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है, डेटा रिडक्शन टेक्निक है, डेटा सेंट्रलाइजेशन टेक्निक है। ये क्या है? तो ये असल में क्या है? ऑप्शन नंबर इसका क्या है राइट? ऑप्शन नंबर सी, ये एक डेटा रिडक्शन टेक्निक है। अब रिडक्शन मतलब कैसा कि ग्रुप ऑफ बंच ऑफ डेटा है, उसमें आपको किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, अपडेट करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो हम क्या करते हैं कि बंच ऑफ डेटा को डिफरेंट डेटा में फैक्टराइज कर देते हैं, फिर उसका क्लस्टर बना देते हैं। चलिए एक सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे समझिए एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, तो अब उतना बड़ा डेटा नहीं लेते हम, एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पर एक ये लिया, एक 64 है, ये मेरा बहुत बड़ा डेटा है। इसको पहले मैं क्या करूँ, इसे फैक्टर में डिज़ाइन कर दिया, तो इसको मैंने 8 कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसे अगेन मैं एक फैक्टराइज करती हूँ, तो 2 और 4 कर दिया है, इसे भी 2 और 4 कर दिया। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका फैक्टर है। हमने इसे क्या है, बहुत बड़े डेटा को फैक्टराइज कर दिया ताकि हमें उसे एक्सेस करना, अपडेट करना, डिलीट करना आसानी हो। क्लस्टर क्या कहलाता है? तो ये आपका एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर में ये है, दूसरा क्लस्टर ये है, और ये अपने आप में एक क्लस्टर है। तो ग्रुप ऑफ फैक्टर टू मेक अ क्लस्टर, ये होता है डेटा को हम रिड्यूस कर रहे हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें से हम अपने यूज़ का डेटा एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को फैक्टराइज और क्लस्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
The process of introducing a gaming ambience to increase customer involvement and thereby sale is known by the what name? It is an online marketing technique today. मतलब कि जो कस्टमर है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, इस तरह का जो भी बिक्री को बढ़ाने के लिए एक गेमिंग माहौल शुरू किया गया है। इस प्रोसेस का आपको नाम बताना है कि कौन सा प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग का एक तरीका है। तो इसके ऑप्शंस हैं गेमिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है गेम्स पीपल प्ले, ऑप्शन नंबर सी है गेम शेल, ऑप्शन नंबर डी है गेम थियरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेमिफिकेशन। क्या है गेमिफिकेशन? मतलब कि आजकल जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करती हैं, उसको एक गेम के थ्रू आपको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है और आप उससे लंबे समय तक जुड़े रहें, इसलिए आपको डिफरेंट लेवल दिए जाते हैं ताकि आप इसको क्रॉस करें, फिर नेक्स्ट लेवल पे रीच करें। तो इस टाइप से आपको अपने प्रोडक्ट से जोड़े रखने के लिए, उसमें इन्वॉल्व इंगेज बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, एक गेम जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं गेमिफिकेशन। देखिए इसमें क्या है, गेमिफिकेशन हाउ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल इन 2020। अगर आप कोई किसी भी ब्रांड के या फिर किसी भी कंपनी के क्या है कस्टमर हैं, तो आपको एक आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग दी जाती है कि आप किस टाइप के कस्टमर हैं। अगर आपको अपनी रेटिंग बढ़ानी है या फिर अपना लीडर बोर्ड पे नाम लाना है, तो आप कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस करिए या फिर हमारे साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होइए या फिर हमसे ज़्यादा इंटरेक्शन बना के रखिए। इस टाइप का एक सिस्टम होता है। देखिए यूज़र इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए फिर आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अगर आपका इंगेजमेंट ज़्यादा है, आप हमसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, आपका जो भी हमसे कम्युनिकेशन अगर वो अच्छा है, तो हम आपको एक रिवॉर्ड भी देंगे, आपको अचीवमेंट भी देंगे, मोटिवेट भी किया जाता है, आपको सीखने का मौका भी मिलेगा और चैलेंजेस भी फेस करने होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप का स्टेप होता है जिसको आप आगे प्रोसीड करते करते आगे बढ़ते हैं और इनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। तो ये एक तरीका होता है कस्टमर को अपने से जोड़े रखने का। क्वेश्चन नंबर 27 है द बैलेंस्ड स्कोर अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम वॉज डिवेलप्ड बाय 2 मैनेजमेंट गुरुज। वन ऑफ देम इज़ अ फेमस प्रोफेसर फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। नेम दी प्रोफेसर। तो देखिए एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के दो गुरु, दैट मीन्स कि हाँ गुरु हैं जिन्होंने ये टेक्निक बैलेंस्ड स्कोर टेक्निक क्या की डेवलप करी थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए है माइकल पॉटर, ऑप्शन नंबर बी है श्रीकांत दातार, ऑप्शन नंबर सी है क्लेटन क्रिस्टेंसन, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट कापलान। तो इसका राइट आंसर है, देखो एक तो है रॉबर्ट कापलान है ना, इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कापलान। दूसरे कौन है, तो चलिए देखते हैं। हमने वैसे बैलेंस्ड स्कोर नहीं करा था तो थोड़ा सा क्लास के साथ इसको भी कर लेते हैं। देखिए ये सब क्या है, तो बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है, इंडिकेटर है। जो भी ट्रिपल बॉटम लाइन और बैलेंस्ड स्कोर ये दोनों क्या हैं, तो बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका ट्रिपल बॉटम लाइन और सेकेंड है बैलेंस्ड स्कोर। तो ट्रिपल लाइन क्या है, ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है, तो द ट्रिपल बॉटम लाइन इज़ अ सस्टेनेबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग मेथड। अगर शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है, ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें देखिएगा क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग मेथड होता है। दे फोकस ऑन पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट। जो किस पे फोकस्ड होता है, पीपल पे, प्रॉफिट पे प्लस प्लैनेट पे, कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को जहाँ पर रिक्वायरमेंट है हम वहीं के लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें ताकि हमें कुछ प्रॉफिट हो। तो मेन मोटो क्या होता है ट्रिपल बॉटम लाइन का, ट्रिपल मतलब कि 3 चीज़ें जो जिस पे फोकस्ड होती हैं, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट पर। तो देखिए द TBL, शॉर्ट में ट्रिपल बॉटम लाइन TBL पिलर्स आर ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड द 3 P's। कौन कौन से, तो पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। तो फर्स्ट देखिए द ट्रिपल बॉटम लाइन और अदरवाइज नोटेड एज TBL या फिर 3BL है ना, इज एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क विथ 3 पार्ट्स, सोशल, एनवायरमेंट एंड फिनेंशियल। सोशल मतलब पीपल, एनवायरमेंट मतलब प्लैनेट और फिनेंशियल मतलब प्रॉफिट। बिजनेस राइटर जॉन एल्किंगटन
क्लेम टू हैव कॉइन द फ्रेज इन 1994। तो 1994 में एक बिजनेस राइटर थे, उन्होंने इसको बताया है, किसको, ट्रिपल बॉटम लाइन को। अब आया आपका बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, क्या होता है। द फ्रेमवर्क वॉज लेड आउट इन अ 1992 पेपर पब्लिश्ड इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बाय रॉबर्ट कापलान एंड डेविड पी नॉर्टन। देखिए फर्स्ट आ गया था क्या, रॉबर्ट कापलान, और सेकेंड कौन से, दो गुरु के बारे में बात की गई थी, प्रोफेसर थे, तो दूसरे थे डेविड नॉर्टन, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। हु आर वाइडली credited with having developed the balanced scorecard system। तो किसने डेवलप किया था, तो दो प्रोफेसर थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, तो फर्स्ट है रॉबर्ट कापलान और दूसरे हैं डेविड पी नॉर्टन। 4 बैलेंस्ड स्कोरकार्ड पर्सपेक्टिव, जिसमें कि फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस विच इंक्लूड मेजर्स सच एज ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको 3 चीज़ें याद रखनी, कौन कौन सी इसमें शामिल की गई हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम, किसी भी प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए, मतलब चलाने के लिए क्या उस पर इनकम वेस्ट की गई है। फिर सेल्स ग्रोथ, उसकी सेल्स होने पे जो ग्रोथ हो रही है उसको, और दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट जो हमने करी थी उससे हमें कितना रिटर्न मिला है। सेकेंड है कस्टमर एनालिसिस, इसमें क्या होता है, विच लुक एट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करने के बाद क्या कहते हैं, जो भी मार्केट वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग कस्टमर की क्या सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर क्या सेटिस्फाइड है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो नंबर ऑफ कस्टमर कितने हमारी कंपनी में भी रिटेन है, मतलब कि सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो होता है कस्टमर एनालिसिस। सेकेंड है आपका इंटरनल एनालिसिस विच लुक्स एट द हाउ बिजनेस प्रोसेस आर लिंक टू द स्ट्रेटजिक गोल। हमारा जो भी बिजनेस प्रोसेस है वो हमारे स्ट्रेटजी गोल को लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब कि हमने जो स्ट्रेटजी डिज़ाइन करी है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है लर्निंग एंड ग्रोथ एनालिसिस, इसमें क्या होता है, विच असेस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन एज वेल एज इंफॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्मेंस। एक तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर अब किसी बात हो रही है, कस्टमर की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो इसके अंदर हमारे जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं वो क्या सेटिस्फाइड हैं, क्या वो बिज़नेस छोड़ के जा तो नहीं रहे ना, वो भी रिटेन होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है कस्टमर के साथ साथ जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो भी कंपनी को छोड़कर नहीं जाए, उनसे वहाँ पर वो भी क्या करें, सर्वाइव करें, रिटेन होकर रहें। एज वेल एज इंफॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्मेंस, और जो हमारे IT सिस्टम है वो कैसा वर्क कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब देखना किसका, ये सब किस पे बेस्ड होता है, तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड पर्सपेक्टिव पे क्या होता है, बेस्ड होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन केस ऑफ CRM व्हाट डज RF स्टैंड फॉर इन RFM मॉडल। मतलब कि जो RFM मॉडल है उसमें RF का क्या मतलब होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर A है रिसेंसी फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन नंबर B है रेडियो फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन नंबर C है राइट फील्ड, ऑप्शन नंबर D है रीसेंट फिनेंशियल्स। तो देखिए हमने RFM मॉडल नहीं करा, लेकिन इसी क्वेश्चन के थ्रू हम RFM मॉडल को भी कवर कर लेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A रिसेंसी और फ्रिक्वेंसी। देखिए RFM इज़ अ मेथड यूज फॉर एनालाइजिंग कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू को एनालाइज करने के लिए ये एक प्रकार क्या है, मेथड है। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड इन डेटाबेस मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग एंड हैज़ रिसीव्ड पर्टिकुलर अटेंशन इन रिटेल एंड प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्री। तो क्या है, एक मतलब कि किस में यूज़ किया जाता है, तो डेटाबेस मार्केटिंग में, डायरेक्ट मार्केटिंग में, और किसी पर्टिकुलर रिटेल प्रोफेशनल सर्विस इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है RFM का, देखिए R स्टैंड फॉर रिसेंसी, और F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी एंड M स्टैंड फॉर मॉनेटरी। रिसेंसी मतलब कि अभी हाल फिलहाल में कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं उन्होंने क्या परचेज़ किया है, वो रिसेंसी को बताता है। द टाइम सिंस लास्ट एक्टिविटी, कस्टमर की क्या लास्ट एक्टिविटी थी, उसने क्या परचेज़ करा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स कस्टमर परचेज दी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आर कंपनी, मतलब कि हमारी कंपनी से उसने टोटल नंबर ऑफ, यानी एक ईयर में कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसने गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज़ करी है हमारी कंपनी से, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है ना। मॉनेटरी क्या बताता है, द विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब कि टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है। अगर किसी कस्टमर ने 10 बार, एक साल में 10 बार हमारी कंपनी से कोई सामान गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे तो उसके थ्रू कितनी वैल्यू जनरेट हुई है, वो बताता है किसे, मॉनेटरी, मतलब मॉनेटरी बताता है। देखिए रिसेंसी
हाउ रिसेंटली डिड द कस्टमर परचेज, उसने अभी रिसेंटली में क्या परचेज किया है। फ्रिक्वेंसी, हाउ ऑफन डू दे परचेज, अभी उसने कितनी बार परचेज किया है। ना मॉनेटरी वैल्यू, देन हाउ मच डू दे स्पेंड, उसने जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ली उसके थ्रू कितना वैल्यू स्पेंड किया है हमारी कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन अ CRM डेटाबेस अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रो ऑफ द डेटाबेस एंड क्या है परटेनिंग टू द वन क्लस्टर इज कॉल्ड। दैट मीन्स कि CRM डेटाबेस में डेटाबेस की एक जो रो होती है उसमें जितने भी डेटा क्लस्टर के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है कि उस क्लस्टर को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए है फ्लो, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है क्लस्टर, ऑप्शन नंबर डी है फैक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड। देखिए, माना ये कस्टमर का डेटाबेस है जिसमें कस्टमर की क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन, जैसे अमित नाम का कोई बंदा जिसकी एज क्या है 25 है, मोबाइल नंबर ये है, एड्रेस शांति विहार है और ईमेल क्या है, मतलब XYZ जो भी उसका ईमेल है, उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, उसकी आईडी क्या है 0012। तो ये एक क्या है, एक रो में अमित से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एक रो में स्टोर्ड है, तो इसे कहते हैं रिकॉर्ड। कि अमित को कहते हैं कि अमित का रिकॉर्ड उठा के ले आओ, तो क्या रिकॉर्ड लेके उठा के ले जाएंगे, यही एक रिकॉर्ड है जो एक डेटाबेस के एक रो में स्टोर की जाती है, उसे रिकॉर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ टिपिकल सेल फनल विच ऑफ दिस सेगमेंट वुड बी द लार्जेस्ट सेगमेंट। मतलब कि जो सेल फनल होता है उसमें जो उसके डिफरेंट सेगमेंट होते हैं तो उसमें कौन सा सेगमेंट है जो बहुत बड़ा होता है, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पीपल हु हैव डिसाइड टू परचेज, ऑप्शन नंबर बी है पीपल हु आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है पीपल हु हैव एक्टेड अपॉन द परचेज डिसीजन, ऑप्शन नंबर डी है पीपल हु हैव इंटरेस्टेड इन परचेसिंग। तो इसका राइट आंसर है क्या, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो लोग उत्पाद के बारे में जानते हैं। अवेयरनेस बहुत ही लार्ज लेवल पे, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है, जो भी मार्केटिंग है, बहुत लार्ज लेवल पे करती है। मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल आर नोन अबाउट दैट प्रोडक्ट, बट सम पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय सम प्रोडक्ट, है ना, ऐसा कुछ है। देखिए, जैसे जब ये परचेस फनल है जिसमें अवेयरनेस, जो मार्केट पोटेंशियल होता है, बहुत ही लार्ज लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के जरिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं किसी, जो भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा रही है उस प्रोडक्ट को देखकर, उसकी क्वालिटी को देखकर, उसके बेनिफिट को देखकर, कुछ ही ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सस्पेक्ट कहा जाता है। इसके बाद इंटरेस्टेड तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से कुछ ही होते हैं जो खरीदने की इच्छा रखते हैं, जिसे प्रॉस्पेक्ट कहते हैं। कस्टमर बन सकता है तो वो कहलाता है आपका प्रॉस्पेक्ट, जो खरीदने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद है जो फाइनली खरीदने जाता है, जो इस टाइप का एक्शन परफॉर्म करता है, उसे कहते हैं कस्टमर। तो देखिए, अवेयरनेस हमने बड़े लेवल पे फैलाई, लेकिन जो कस्टमर बनकर आया वो बहुत ही शॉर्ट लेवल पे, कुछ ऐसा। तो जो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो कौन सा है, अवेयरनेस का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ थ्रू विच वन कैन गेट एडिशनल कस्टमर इज कॉल्ड। वह मूल्य जो कस्टमर के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से प्राप्त होता है, उसके माध्यम से कोई अगर एडिशनल कस्टमर किसी कंपनी से जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है कस्टमर रेफरल वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी है कस्टमर क्लिक थ्रू रेट, ऑप्शन नंबर सी है कस्टमर फ्रिक्वेंसी वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर रेफरल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन टूल दैट डिपिक्ट अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स विद इन अ टेक्सचुअल content. The size of each word in the depiction usually indicate the frequency or importance of the word.
मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन टूल का क्या नाम है, आपको ये बताना है। जो टेक्स्ट सामग्री के भीतर कीवर्ड की तार्किक व्यवस्था को दर्शाता है, जो कि चित्रण में प्रत्येक शब्द का आकार आमतौर पर शब्द की आवृत्ति या महत्व को दर्शाता है। मतलब कि ऐसा टेक्स्ट जो आपको डिफरेंट फॉर्मेट में नज़र आते हैं, इन द उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मेटा टैग, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड क्लाउड, ऑप्शन नंबर सी है हीट मैप, ऑप्शन नंबर डी है डेंड्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ड क्लाउड। ये क्या है, मैं चलो आपको इसका एग्जांपल दूंगी कि असल में दिखता कैसा है एंड ऑफ द क्लास। देखिए, कुछ ऐसा है जो मल्टीपल डिफरेंट वर्ड हैं, जो एक के ऊपर एक, स्मॉल, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, लार्ज, मतलब कि एक के ऊपर एक ऐसा मैशअप रहते हैं, इसको कहते हैं वर्ड क्लाउड। चलो मैं इससे एक एग्जांपल आपको लास्ट में देती हूँ, है ना, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 33 है, द डेंड्रोग्राम टूल इज अ टूल यूज्ड इन CRM इन कंजंक्शन विथ विच ऑफ दिस मेथोडोलॉजी। डेंड्रोग्राम टूल एक उपकरण है जिसका उपयोग CRM में किस पद्धति के संयोजन में किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी है क्लस्टर एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी है पेरेटो एनालिसिस। तो डेंड्रोग्राम के एक हायरार्किकल टूल होता है जिसमें डेटा को क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लस्टर एनालिसिस। देखिए, कुछ ऐसा है कि AB, ठीक है, एक ग्रुप में है तो उसको हमने क्लस्टर कर लिया। ऑप्शन नंबर जो CD है उसको एक अलग क्लस्टर कर लिया, लेकिन ये अपने आप में भी एक क्लस्टर है ना, तो इसको भी हमने एक क्लस्टर के फॉर्म में रख लिया, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद एक लास्ट E था, इसको भी हमने एक क्लस्टर के फॉर्म में ऐसा किया, तो ये भी तो अपने आप में एक क्लस्टर है, तो इसको भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है, लेकिन इन दोनों को भी कंबाइन करके हमने एक क्लस्टर बनाया। फिर लास्ट में E था, इसको भी हमने कंबाइन करके एक क्लस्टर बनाया। इसे कहते हैं डेंड्रोग्राम, जिसे अच्छा इसे नहीं कहते डेंड्रोग्राम, इसे कहते हैं डेंड्रोग्राम, जो किसी भी डेटा को हायरार्किकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, बॉटम टू अप मतलब दैट इज ऐसा, बॉटम टू अप रिप्रेजेंट करने, हायरार्किकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को, उसे कहते हैं डेंड्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन अ CRM सिस्टम इफ द हाइपोथेटिकल रेट इज 1.0 देन द सर्वाइवल रेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज। यदि ये CRM सिस्टम में यदि किसी हाइपोथेटिकल मतलब कि काल्पनिक, नॉट रियलिस्टिक ओनली, मतलब कि वर्चुअली, जो भी हुआ नहीं है, हमेशा सोच है, अनुमानित, हाँ, अनुमानित वैल्यू कितनी है, 1.0 है, तो आपको बताना है कि किसी कंपनी के थर्ड ईयर में, तीसरे वर्ष में, उसका सर्वाइवल रेट कितना होगा। हमने रिटेंशन रेट, सर्वाइवल रेट, चर्न रेट देखा था। तो मुझे बताइए, अगर सर्वाइवल रेट दैट मीन्स कि कस्टमर रिटेंशन रेट CRR अगर 1 है, 1 इन द सेंस कि 100% है, तो चर्न रेट क्या होगा। चर्न रेट क्या होगा, जब जो चीज़ें 100% है, ऑब्वियस बात है, चर्न रेट क्या होगा, 0% होगा, कि जितने कस्टमर थे अभी भी उतने ही कस्टमर हैं। तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि आने वाले वक्त में भी ये कस्टमर हमसे जुड़े रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1, दैट मीन्स कि 100%। जब चर्न रेट 0 है, तो ऑब्वियसली बात है 100% कस्टमर हैं, तो आने वाले वक्त में भी ये कस्टमर हमसे जुड़े रहेंगे, सर्वाइव रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1.0, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बोला था कि क्लास के एंड में मैं आपको वर्ड क्लाउड का एक एग्जांपल दिखाऊंगी। तो आपको ये जो थैंक यू फॉर वाचिंग इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जो अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स आपको क्लाउड के फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं, जो एक के ऊपर एक ओवरलैप है, तो इसे कहते हैं वर्ड क्लाउड। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।